मैं स्टेज का ऑरा चेक करती हूँ हमेशा जाने से पहले, कितना पॉजिटिव है, क्योंकि ये कहते हैं कि मंच किसी का सगा नहीं होता। तो मंच पे जाने से पहले हम मंच की पूजा करते हैं, मंच से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ संभाल लेना आज। तो ग्रुप में डांस करना, हर एक पे नज़र रखना। गुरुजी मेरे हमेशा कहती थी कनखियों से देखो, इधर इधर देखते रहना कि कौन कैसे जा रहा है, किसी ने गलती तो नहीं कर दी। इतना लाइट कलर होता है, उतना वो लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है और उतना खिल के आता है। जितना डार्क कलर होगा उतना वो पेल हो जाएगा स्टेज पर। जब हम स्टेज के पीछे होते हैं वहाँ पे एक अलग टाइप का माहौल है, बहुत एंग्जाइटी है, डर है, भागा दौड़ी है, और वही जब स्टेज पे आते एकदम काम कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी के घर में कुछ क्राइसिस है या कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रोग्राम ऐसे करे जैसे इतने खुश हैं और लोग सोचते हैं वाह ये तो कितना खुश है, इसकी लाइफ में सब कितनी खुशियाँ हैं, लेकिन नहीं पता कि अंदर से उसकी लाइफ में पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि 2-2 महीने घर में बैठे हैं, प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि एक फ्रीलांसर के पास में प्रोग्राम आज है कल नहीं, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। उस समय पे VCR होता था, तो हम कई बार लाइब्रेरी जाते थे, संगीत नाटक अकेडमी की बड़े बड़े गुरुओं के वीडियो देखते थे। मूषक वाहन हृदय धित धा धित धा, चार भुजा एक दंत विघ्न हरण गे गे कत धा। आप सभी का स्वागत है कथक की पॉडकास्ट सीरीज में। आज की जो हमारी मेहमान है, इनकी हम जर्नी की अगर बात करें तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी ने दिखाए कई रंग, पर कथक का एहसास रहा हमेशा मेरे संग। आज बात करते हैं उस 3 बहनों के इस परिवार की जहां पिता की एक जिद थी कि मेरी बेटियों को कथक में आगे बढ़ना है। समाज वाले बोलते रहे कि इसमें आगे मत बढ़ाइए, कुछ पैसा लगाने से मतलब नहीं है, आर्टिस्ट की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, कोई पैसा नहीं मिलता है। 6 साल की उम्र से कथक का जीवन में इंट्रोडक्शन होना, एक ज़िद करना, स्कूल में टॉपर रहना, फिर सोचना एक मोमेंट पे कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में आगे बढ़ना है। वहाँ से जर्नी शुरू होती है। 13 साल कथक केंद्र में रहना, MA करना कथक में, PhD करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना, अपना नाम रोशन करना, समाज का नाम रोशन करना। इनका पहला प्यार हमेशा कथक रहा है। इन्होंने इजिप्ट में फ़र्स्ट टाइम इंडियन आर्टिस्ट के तौर पे परफॉर्म किया और ये इनका कनेक्शन जश्न एकता से रहा है, G20 समिट से रहा है और बिस्मिल्लाह खान का युवा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। महज 16 साल की उम्र में 30 दिन में 26 इवेंट्स में परफॉर्म करना, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना। आज हम स्वागत करते हैं विदा लाल मैम का अपने साथ। थैंक यू सो मच मैम हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम, अगर हम बात करें आपके बचपन की, 3 बेटियों के परिवार में पैदा होना, वहाँ से एक जर्नी आपकी शुरू होती है, हम वहीं से आपकी जर्नी शुरुआत की बात जानना चाहेंगे। जी, तो घर का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला था शुरू से, क्योंकि मेरे फादर जर्नलिस्ट हैं और हिंदी पे हमेशा से बहुत ज़ोर दिया गया, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में मेरे पापा जर्नलिस्ट थे। तो मैं बचपन से ही डांस की बहुत ही ज़्यादा शौकीन रही हूँ, बहुत डांस करती थी फिल्मी गानों पर ऑफ कोर्स। तो पापा ने सोचा कि इनकी जो ये एनर्जी है इसको चैनलाइज किया जाए और कहीं अच्छी जगह पे सिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पापा के उस समय काफ़ी फ्रेंड्स थे जो लोग इस बारे में अवेयर थे कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे क्लासिकल डांस सिखाया जाता है। मेरे पापा का ऑफिस ITO में था, दिल्ली में एक जगह है ITO, वहाँ पे एक्सप्रेस बिल्डिंग में जनसत्ता में मेरे फादर कार्यरत थे उस वक्त। तो पापा ने पता किया कि वहीं पास में मंडी हाउस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक है, जहाँ पे कथक डांस सिखाया जाता है, जिसे लोग कथक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो बस पापा ने पता किया कि क्या एज लिमिट है इसमें एडमिशन के लिए। तो पहले मेरी बड़ी बहन का एडमिशन हुआ। वो जब क्लास से आती थी तो मैं उनके पीछे पड़ जाती थी, मुझे भी सिखाओ, क्या सीखा आज आपने। तो वो मुझे घर में डांस सिखाती थी कि मैंने आज तत्कार सीखा, आज मैंने हस्तक सीखे। और थोड़े दिन बाद मेरा भी एडमिशन वहाँ पर हुआ और दीदी की क्लास में हो गया। तो हम दोनों की गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल जी ही थी। ऐसे जर्नी शुरू हुई। अब मैंने बहुत लाइटली लिया था ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे क्या पता 6 साल की लड़की को कथक क्या है। बट हाँ, अपने दोस्तों के बीच में कहने में बड़ा मज़ा आता था कि मैं तो डांस क्लास जाती हूँ, क्योंकि उस ज़माने में हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते थे जैसे अभी होते हैं। आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को 3 से 4 हॉबीज़ तो कराते ही हैं आफ्टर स्कूल। कोई बच्चा बैडमिंटन खेलने जाता है, फिर चेस क्लासेस भी जाता है, फिर स्विमिंग क्लासेस भी होती हैं, फिर पेंटिंग क्लासेस भी होती हैं। हमारे टाइम में ऐसा ट्रेंड नहीं था। हमारे टाइम में होता था ट्यूशन जाना है कि नहीं जाना है पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैं उस समय मुझे लगता था कि मैं बड़ी प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा एक और चीज़ करती हूँ जिसके लिए मैं एक इंस्टीट्यूट में जाती हूँ।
तो यही मेरी जर्नी थी। उसके बाद मेरी छोटी बहन को भी पापा ने एडमिशन वहाँ पे करा दिया, और हम तीनों बहनें डांस सीखते थे और तीनों फिर घर में डिस्कस करते थे कि आज तुमने कैसे, क्योंकि ऑफकोर्स दीदी मेरी बड़ी है तो हमसे बड़ी वाली क्लास में थी, तो हम उनसे पूछते थे आपको क्या सिखा है, हमें पहले सिखा दो। तो बहुत डांटती थी, नहीं तुम्हें नहीं आएगा अभी, वो तुम मैंने सीखा है। और बहुत अच्छा किया उन्होंने ऐसा करके, क्योंकि हमको जितना सीखना चाहिए हमने उतना ही सीखा उस वक्त में। पर घर में हम तीनों बहुत डांस करते थे, मम्मी पापा हमारी ऑडियंस होते थे और हम तीनों दिखाते थे कि मैंने आज चक्कर सीखे, किसी ने बताया कि आज मैंने तत्कार सीखा। तो बड़ा मस्ती का माहौल रहता था घर में। जी, अभी आपने बात बोला कि आपने दीदी से सीखा करती थी, आप में एक ललक था सीखने का। वही एंथो की बात करें, आप वो चीज़ आज की जनरेशन में मिसिंग देखती हैं या किस तरीके से आप देखती हैं? नहीं, एंथुसियाज्म आज की जनरेशन में बहुत कहीं और ज़्यादा ही है, क्योंकि अवेयरनेस है। हमारे टाइम में अवेयरनेस नहीं थी, तो जो छोटी भी चीज़ होती थी उसमें भी खुशियाँ बटोर लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और जिसकी वजह से उनमें सीखने की जो ललक है वो कहीं ज़्यादा है। क्योंकि आपके पास गूगल है, आप गूगल पे सर्च, एक फटाफट से लिखा, सर्च कर लिया, सब कुछ आ गया। हमें तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें। हम तो जो हमको हमारे गुरुजी ने बता दिया कि कथक ये होता है, यहाँ से आया, बस उतना ही पता है। लेकिन आजकल के बच्चों को बहुत कुछ पता है, इसलिए उनमें जो एंथुसियाज़म है वो कहीं ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा तादाद में छोटे बच्चे ये आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, नॉट ओनली क्लासिकल डांस बट ऑल्सो म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम बात करते हैं आपकी कथक की जर्नी की। आपका एक कथक केंद्र से आपकी जर्नी शुरू होती है, तो वो भी टाइम आपने देखा है जब एक पंखे में कथक केंद्र में क्लासेस हुआ करती थी। आपके गुरु आपको गोलगप्पे खिलाने ले जाया करते थे। उस टाइम के एक स्ट्रगल अलग थे, आप बस से जाया करती थी। उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद एक मेरा पिछला जन्म था, क्योंकि यकीन ही नहीं होता कि मैं उस जर्नी को पार करके आज इस वर्ल्ड में आ गई हूँ, जहाँ पे सब कुछ इतना आसान है। बस एक फ़ोन है आपके पास है तो सब कुछ ईजी है। उस समय के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर एट दैट टाइम। तो और 3 बेटियां हैं, मम्मी हैं, तो घर में सबको पालना भी है, पढ़ाई भी करनी है, और साथ में एक्स्ट्रा को करिकुलर भी है। तो मम्मी 10 रुपये दिया करती थी स्कूल से। जब मैं आ जाती थी तो 10 रुपये, यानी कि जाने और आने की मेरी बस की फ़ीस। जब उस समय मुझे 2 से 3 रुपये लगते थे मेरे घर से मंडी हाउस पहुंचने में। मैं साउथ दिल्ली की एक जगह है सादिक नगर, वहाँ पे रहती थी, और वहाँ से 419 बस मुझे मिलती थी। शुरू में मम्मी साथ में लेके जाती थी, क्योंकि छोटी थी तो पता नहीं था, डर भी लगता था। और उसके बाद जब 8th क्लास में मैं आ गई, तब मम्मी ने कहा बेटा अब आपको अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर भी संभालना है। तो डर लगा कि अब मैं अकेले कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर से ऑलमोस्ट 12 से 13 किलोमीटर दूर वो जगह, वो भी मुझे बस में जाना है। तो डर लगता था। 419 बस घर के पास में से ही मिलती थी मुझे, जो मुझे अप्पू घर उतारती थी। उस समय अप्पू घर था ITO के पास में, जो कि अब नहीं है। अप्पू घर से पैदल मैं कथक केंद्र तक जाती थी। तो अब आप सोचिए कि अपने घर से उतना टाइम लेकर निकलना। स्कूल से आई हूँ, फटाफट से चेंज किया, खाना भी मम्मी बाल बना रही और मैं खाना खा रही हूँ जल्दी जल्दी। फिर कथक केंद्र गए। कथक केंद्र में भी मतलब ये जो होता है कि अपने घर से बस स्टॉप पे भी पैदल जाओ, फिर बस में जाओ। कई बार बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं छोटी थी, तो कई बार कुछ पेरेंट्स होते थे या आंटीज़ होते थे कि मुझे अपने साथ में बिठा लेते थे। तो बड़ी खुशी होती थी, आज मुझे बैठने को मिल गया, तो मेरा जो 45 मिनट्स का जो रास्ता है वो आराम से कट जाएगा। कथक केंद्र पहुँचते हैं। कथक केंद्र में वही जो क्लास होती थी, तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कथक कि डांस क्लास में AC रूम होंगे या बड़े बड़े शीशे लगे होंगे। कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा शीशा साइड में रखा था, और गुरुओं की पिक्चर्स होती थी, और गुरुजी हमारी बैठती थी, साथ में म्यूजिशियंस होते थे। 1 घंटा पूरा क्लास किया, उसके बाद फिर बस पकड़ो, अपने घर जाओ। फिर वहाँ से मतलब बस स्टॉप से पैदल अपने घर जाओ। फिर घर जाते ही स्कूल का होमवर्क करना है, और खाना खा के फिर पढ़ाई करनी है रात भर। उसके बाद अगले दिन फिर वही सुबह 6 बजे मेरे स्कूल की बस आती थी। तो यही रूटीन था। मैं खेलने नहीं जाती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो अभी हमने बात की कथक केंद्र की, पर कथक केंद्र में आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा होगा? क्या स्टार्टिंग की जर्नी आपकी कैसी थी? तो कथक केंद्र एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एकदम बिगिनर को वो कभी एडमिशन नहीं देते। थोड़ा कथक आना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ी सिस्टर डांस सीखती थी, तो उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते थे। अब इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे
प्रिपेयर किया, मुझे जाना है। और मैं अपने हेड में सोचती थी मैं तो बहुत ही कमाल की डांसर हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा। बढ़िया सा सूट वूट पहना, मम्मी नया सूट लेकर आई थी मेरे लिए। वो सूट पहन के मैं क्लास में जैसे रूम के अंदर एंटर की तो वहाँ पे बहुत सारे गुरुज बैठे थे। मुझे एक का भी नाम नहीं पता, ऑफ कोर्स कैसे पता होगा। और बाद में जब मुझे पता चला तो सेंटर में पंडित बिरजू महाराज जी बैठे थे और वो इतने प्यार से सब बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया, मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ कि इतनी महान हस्ती हम छोटे बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं। और बड़े प्यार से, हाँ बेटा क्या दिखाओगे? मैं कहा जो भी आप पूछ लो। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपनी जोन में थी, 6 साल की बच्ची को क्या पता है। तो उन्होंने मेरा डांस देखा, तत्कार दिखाया, टुकड़ा दिखाया। फिर मैंने उनसे कहा आपको पता है मैंने अपने स्कूल में ना एक फोक डांस भी सीखा है, वो भी दिखाऊं? तो बड़े खुश हो गए, हाँ बेटा दिखाओ। तो मैंने वो फोक डांस भी उनको करके दिखा दिया। इतने खुश हुए कि मेरे को उसी साल स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया कथक केंद्र में। मात्र 100 रुपये था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे हर महीने स्कॉलरशिप के तौर पर 100 रुपये मिलते थे और फीस मेरी माफ़ हो गई थी। तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरा एडमिशन इतने अच्छी तरीके से हुआ। और भी बहुत सारे गुरु लोग वहाँ पे थे, बट मुझे अभी वो वाली मेमोरी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा जो कॉन्वर्जेसन था वो महाराज जी के साथ ही हुआ था। वही मुझे याद है। उन्होंने एक बहुत ही मलमल का कुर्ता पहना हुआ था, एक पैर पीछे करके ऐसे बैठे थे वो, और बहुत ही स्माइलिंग फेस, वेरी वेरी पॉजिटिव। वही मुझे मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है अभी तक। अगर इसके बाद बात करते हैं तो आपका जर्नी रहा आपके गुरु माँ के साथ, वो कैसा आपका पहला मुलाकात था? तो मेरी बड़ी सिस्टर संज्ञा दीदी जो हैं, उनका एडमिशन गुरु गीतांजलि लाल जी की क्लास में हुआ था। और जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरा नाम आया था भारती गुप्ता दीदी की क्लास में। तो भारती गुप्ता दीदी के पास मुझे मेरी बड़ी सिस्टर लेके गई कि दीदी ये मेरी छोटी बहन है, इसका एडमिशन आपकी क्लास में हुआ है। हम हमारे डांस फील्ड में सब गुरुज को, जो फीमेल गुरुज होते हैं उनको दीदी कहते हैं, और जो मेल गुरुज होते हैं उनको या तो गुरुजी या फिर भैया कहते हैं। तो मेरी दीदी ने कहा भारती दीदी को कि दीदी इसका एडमिशन आपकी क्लास में हुआ है। तो उन्होंने ऐसे देखा और पूछा तुम भी सीखती हो डांस? दीदी से पूछा। तो दीदी ने कहा हाँ मैं तो गीतांजलि जी की क्लास में हूँ। तो उन्होंने बोला इसको भी उनके साथ, उन्हीं के पास लेके जाओ, तुम दोनों बहनें एक साथ सीखोगी तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा डिसीजन उस समय लिया और मेरी बहन मेरा हाथ पकड़ के मुझे गुरु गीतांजलि जी की क्लास में ले गई, और ऐसा मेरा एडमिशन उनकी क्लास में अपने आप हो गया। मेरी गुरु बहुत अच्छी गुरु हैं, इसलिए नहीं कहूँगी कि वो मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, पर आप उनके साथ जितने भी आर्टिस्ट या स्टूडेंट्स ने काम किया, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो इतने प्यार से डांस सिखाती हैं, इतना अच्छी तरीके से कनेक्ट करती हैं सबके साथ में कि आपका मन करेगा कि आप उनके साथ शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करो। नॉट ओनली कि आपके मन में क्या है डांस के प्रति, बट अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करो, अपने डे टू डे लाइफ भी शेयर करो। और यही जर्नी मेरी रही। मेरी अपने गुरु के साथ छोटी सी थी, उनके पास आई, और जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैं ऑस्ट्रक हो गई उनकी ब्यूटी को देखकर। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी इज़ स्टिल ब्यूटिफुल, बट एट दैट टाइम गॉर्जियस। मतलब एक डीवा की तरह वो क्लास में थी। इतने सुंदर लंबे बाल और पतली नाक, पतले होठ, हल्का सा मेकअप, एक बिंदी उन्होंने लगाई थी, बहुत ही खूबसूरत। मतलब मैं आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ उनको देखती रहती थी, मुझे सुनाई नहीं देता था कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि मेरा सारा ध्यान सिर्फ उनकी ब्यूटी को निहारने में ही लग जाता था। उनके हाथ इतने सुंदर, आज भी वो बात करती हैं तो इतने सुंदर हाथ चलते हैं उनकी नज़र, मैं यही देखती रहती थी। बट क्योंकि वो मुझे इतनी मतलब पसंद आती थी और मुझे डांस भी बहुत पसंद था, तो मैं बहुत लग के मेहनत करती थी इस डांस में, और जिसकी वजह से मैं उनकी फेवरेट और टॉप स्टूडेंट भी रही हूँ। एक इंसिडेंस है मेरे गुरुजी के साथ में मेरा। छोटी थी तो एक बार ठंड का महीना था और उन्होंने फिरन पहन रखा था और हाथ पैर ऐसे बांध के वो बैठे थे क्लास में और कुछ सिखा रही थी फुटवर्क। अब हमें समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपने पैर को अनफोल्ड किया और हमें फुटवर्क बताने के लिए पैर जैसी ज़मीन पर रखे, और मैंने देखा उन्होंने ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन रखे हैं और उसमें से गोरे पैर और रेड नेल पेंट एकदम शाइन कर रहा है। तो मैं देखती रह गई, और फुटवर्क क्या सिखा रहे थे वो तो मुझे याद ही नहीं। मैं तो उसी में एकदम, जिसे कहते हैं ना कि एक दीवाना,
दीवानापन, मेरा दीवानापन था अपनी अपनी गुरुजी के लिए उस ज़माने में, अभी भी है, पर वो एक बच्चे का होता है ना कि मन को देखती रह गई। घर जाके मैंने इतना सारा टैल्कम पाउडर अपने पैर में लगाया कि शायद मेरे पैर भी वैसे गोरे हो जाएं। बात तो बनी नहीं, लेकिन मैं उनकी ब्यूटी और उनका डांस उन सब की इतनी ऑस्ट्रक थी कि वो जिस तरीके से मुझे सिखाती थी और सिखाती गई, मैं उसको ग्रास्प करती गई बहुत नेचुरली। जैसे हम सांस लेते हैं, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मुझे कभी डांस के लिए डांट भी पड़ी हो कि तुमने गलत किया है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया डांस, और शायद ये पूरी ज़िंदगी में उनकी शुक्रगुजार रहूँगी और इन डेप्थ रहूँगी उनके लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी आर्ट फॉर्म मुझे सिखाई जिसने मुझे नाम दिया। जी, अगर हम बात करें कि एक बड़ा एक्सपोजर आपको 16 साल की उम्र में मिलता है, आप यूरोप जाती हैं, 30 दिन में 26 इवेंट करती हैं, तो वो जर्नी कैसे हुई, पहली बात। दूसरी बात, वो खुमार आपके सर चढ़ के क्यों नहीं बोल पाया, आपकी वजह से, आपके गुरु की वजह से, क्या उसके पीछे? हाँ, तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि मैं 16 ईयर्स की थी, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। और ये जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई कि एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसमें यंग डांसर्स और मेरे गुरु के बेटे भी थे उसमें, तो देवर इन देयर अर्ली 20s। इन लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया था यंग डांसर्स ने, और हम लोग यूरोप जाएंगे। तो उसमें एक लड़की के मदर की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से शी बैक्ड आउट एंड दे वर लुकिंग फॉर वन डांसर। तो यहाँ पे मेरे गुरुजी का रोल, बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया और बोला कि इसको लेके जाओ, मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि सबने बोला बहुत छोटी है। तो उन्होंने बोला नहीं, अब मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, ये अच्छा करेगी, आप इसको लेके जाओ। मेरा पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने बोला पासपोर्ट नहीं, अब कैसे होगा। तो मैंने पापा से कहा कि पापा ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है बट पासपोर्ट नहीं है। मेरे पापा ने सब जोड़ तोड़ लगाकर, उस समय तत्काल नहीं था, तो बहुत जोड़ तोड़ लगाकर कहीं से पहचान निकाल कर मेरा फटाफट से फॉर्म भरा एक दिन में, और आई थिंक 45 डेज़ में पासपोर्ट आते थे, मेरा 30 डेज़ में आ गया था। और क्योंकि इस ग्रुप को जाने में भी टाइम था, 5-6 मंथ्स थे, क्योंकि पहले सारी प्लानिंग होती थी कि भी रिहर्सल्स होंगी, फिर ये होगा, कॉस्ट्यूम बनेगा एंड ऑल दैट। तो मेरे पास इतना टाइम था, तो ये मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई। तब तक मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी 12th में जाऊंगी। आर्ट्स तो मैंने ले ही लिया था 11th में, डांस तो है ही, बट मैं शायद फैशन डिज़ाइनिंग की ओर जाऊंगी। बट इस टूर ने मेरा सारा नज़रिया ही बदल दिया। और एक प्रोफेशनल ग्रुप के साथ ट्रैवल करना, इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू परफॉर्म, इट्स ऑल्सो अबाउट द डिफरेंट अदर नुएंसेस यू लर्न एज अ प्रोफेशनल डांसर। ये तभी आप सीख सकते हैं जब आपके पास लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये कोई बुक नहीं सिखाएगी, ये कोई क्लासरूम में नहीं सिखाएगा। तो मैंने उस टूर में जो सीखा, जो एक्सपीरियंस लिया, वो लाइफ टाइम के लिए था इनफ कि मुझे अब कोई स्टेज पर हरा नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस ले लिए। हराना का मतलब ये है कि मैं किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानूंगी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं। तो छोटी सी उम्र में मुझे मेकअप करना नहीं आता था, वहाँ पे जाके सब बड़ी दीदी लोगों को छुप छुप के देखना कैसे मेकअप होता है, धीरे धीरे वो सीखा। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने मेकअप कैसे करते हैं वो सीखा, एक डांसर को या एक आर्टिस्ट को कैसे बिहेव करना चाहिए, पब्लिक में कैसे बात करनी चाहिए, और स्टेज पर आपकी लाइफ, मतलब जो एक क्लासरूम का डांस होता है वो तो थोड़ी देर का होता है, पर स्टेज पर आपको कैसे करना है। अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको उसको कैसे हाइड करना है। इसको हम एग्जाम्पल से कैसे ले सकते हैं, आपने बताया जैसे बच्चों हाँ, के लिए? जी ज़रूर बताती हूँ। जैसे उस समय हम लोग चोटी लगाते थे, आजकल के लिए मतलब आजकल हम लोग गजरा और जूड़ा बना के डांस करते हैं, उस समय हम चोटी में डांस करते थे। तो नकली बाल और फिर परांदा लगाते थे, और कॉस्ट्यूम चेंज होते थे तो भी चोटी में पिन लगा के ड्रेस के साथ में उसको अटैच किया जाता था। तो जल्दी जल्दी चेंजेस में क्या होता था, कई बार हमें लगता है कि हमने पिन लगा ली, क्योंकि अब विदेश में हमारे पास कोई हेल्प नहीं है, सब कुछ खुद से करना है। तो मुझे लगा कि पिन लग गई, पर नहीं लगी। अब स्टेज पे जाके जैसे चक्कर लिया, वो चोटी तो घूमने लगी। तो अब उसमें कितना ब्यूटीफुली ऐसे एग्जिट कर जाना कि लगे कि पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ऐसा ना लगे कि क्योंकि मेरे बाल खुल गए या मेरी चोटी खुल गई इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। फिर उस समय ये भी हुआ था, क्योंकि वो मेरा बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं शेयर भी करना चाहती हूँ। तो हम टीका लगाते हैं, उसको चिपकाया जाता है, हम स्पिरिट गम से चिपकाते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे दिन से हम डांस कर रहे थे, तो मेरे स्किन एरिया थोड़ा सा बर्न हो गया था रोज़ 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 टीका लगाने से। तो एक दिन मैंने थोड़ा कम लगाया, ये सोच के कि आज बहुत जलन हो रही है तो थोड़ा सा कम लगाती हूँ।
और जब स्टेज पे गई तो टीका उड़ गया, एकदम यहाँ पे घूमने लगा। अब उसमें भी ऐसा था कि अब ये टीका उड़ गया, मैं इसके बाद जो मेरा डांस पीस है विगर के साथ मुझे डांस करना है, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो अब वही एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने सीखा कि थोड़ी देर में ऐसे पोज बना के बैठ गई कि लगे कि मेरे को तो यहाँ बैठना ही है। फिर धीरे से घूम के फिर दूसरा पोज बनाया और फिर एग्जिट कर गई, और फटाफट से जाके हम लोग ना विंग्स में हेयर पिन सेफ्टी पिन रखते हैं, फिर बहुत सारी सेफ्टी हेयर पिन मैंने लगाए, उसके बाद दोबारा ऐसे एग्जिट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं वहाँ पर उस टूर में। फिर ग्रुप में कैसे रहते हैं, आपको पता है ग्रुप में डांस करना सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको ग्रुप के साथ वो केमिस्ट्री बॉन्ड आपका जब तक नहीं होगा वो स्टेज पे नहीं दिखेगा, और आपको स्वयं को, अपने आप को, इंडिविजुअलिटी को हटाना पड़ेगा। अगर ग्रुप में 2 चक्कर कहा है तो आपको 2 ही लगाने हैं, भले आप 40 चक्कर लगा सकते होंगे एक ही बारी में, पर आपको 2 ही लगाने हैं। अगर बोला है था यहाँ पर है, सबका हाथ ऐसे ही जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। ऐसा नहीं है मेरा मन किया मुझे ऊपर देखना है, सम लगाना है। तो ग्रुप में डांस करना, हर एक पे नज़र रखना। गुरुजी मेरी हमेशा कहती थी कनखियों से देखो, इधर उधर देखते रहना कि कौन कैसे जा रहा है, किसी ने गलती तो नहीं कर दी। एक मेरे लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि हम लोग लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क में परफॉर्म कर रहे थे, और मैं मतलब तब तक प्रोफेशनल डांसर थी, और ये आई थिंक 10-12 साल पुरानी बात है। तो स्टेज पे डांस करते करते एक डांसर जो मेरे आगे थी, कुछ मिस हैपनिंग हुई एंड देन शी हैड टू एग्जिट। अब वाइल डांसिंग हम नहीं पूछ सकते क्या हो गया, तुम चली क्यों गई, एंड वो सेंटर स्पॉट था उस डांसर का। तो उसने जैसे ही एग्जिट किया, फटाफट से मैंने वो वाला स्पॉट ले लिया कि ताकि ये ना लगे कि ये स्पॉट खाली है, जस्ट टू मेक इट लुक लाइक कि ये हमारा पार्ट ऑफ द कोरियोग्राफी है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे वो ज़माने में मिला था 1998 में, जब मैंने वो टूर किया था। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये हम सीखते हैं, और ये कोई किताब नहीं सिखाएगी, ये एक्सपीरियंसेस ही सिखाते हैं। और आई थिंक क्लास रूम के बाद में जब बच्चे स्टेज पे जाते हैं तो उनको खुद ही समझ में आएगा कि स्टेज पे डांस करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम बात करते हैं, आपके कथक केंद्र की जर्नी बहुत लंबी रही, 13 साल तक आपने वहाँ बिताए। कौन सी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सीख आपके लिए वहाँ रही? कथक केंद्र में हमने बहुत कुछ सीखा। मैं ऐसे एक एक करके तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ सीखा डिसिप्लिन, जो एक आर्टिस्ट की लाइफ में होना ज़रूरी है। दूसरा, सबके प्रति आदर, ये कथक केंद्र ने सिखाया कि चाहे आप लखनऊ घराने से हैं, आप जयपुर घराने से, किसी भी घराने से हो, हर गुरु का आदर करना, हर सीनियर का आदर करना, क्योंकि आपसे 1 साल उम्र में जो भी बड़े हैं या आपसे 1 साल कोर्स में भी जो आगे बड़े हैं वो आपके सीनियर हैं, उनका आदर करना। ये सारी चीज़ें मैंने, मतलब आदर सत्कार हमें घर में भी सिखाते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आदर सत्कार जो मैंने सीखा, डिसिप्लिन सीखा, फिर ये सीखा कि दूसरे को अप्रिशिएट कैसे करना है, क्योंकि हमारी फील्ड में हम बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, उसके लिए ताली मत बजाओ, उसके लिए मत करो। लेकिन अपने फेलो डांसर्स, क्योंकि हमारे कथक केंद्र में क्या होता था कि हर कोर्स के फाइनल ईयर में स्टेज परफॉर्मेंस होता था, और स्टेज परफॉर्मेंस में हम सब स्टूडेंट्स ऑडियंस बन के बैठते थे, और आगे जजेस बैठते थे जो कि बहुत बड़े बड़े गुरुज हैं, वो उनका एग्ज़ाम लेते थे। क्योंकि कथक केंद्र एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्मर्स बनाता है, आपको एकदम ऐसी ट्रेनिंग देता है कि आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप एक सोलो डांसर बन के निकलेंगे। तो उस ज़माने में हम पहली बार जब अपने ही फेलो डांसर्स को परफॉर्म करते स्टेज पे देख रहे हैं तो उनके लिए ताली बजाना, खुश होना, तो ये जो भावना है पॉजिटिविटी की, ये मैंने कथक केंद्र में सीखी। वरना हमेशा कंपटीशन की भावना थी, अरे यार उसके लिए मत बजाओ, तो मेरी कॉम्पिटिटर है, जैसे स्कूल स्कूल में और कॉलेजेस में होता है यूजुअली, पर कथक केंद्र में ये मैंने सीखा। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है कथक केंद्र की, मतलब बहुत कुछ सीखा। कथक केंद्र में सेमिनार्स होते थे, सेमिनार्स में दूसरे गुरुओं को सुनना, बैठना, और उसके बाद अपने गुरु के साथ वो सारी बातों की चर्चा करना। मैंने कथक केंद्र में जो मैंने कोर्सेज़ किए उसमें मुझे डांस के साथ साथ तबला भी सिखाया गया, हिंदुस्तानी वोकल भी सीखा और योग भी सीखा। तो आप सोचिए कि ये नॉलेज भी मुझे मिली। तो मतलब अपने आप में, मतलब मैं बड़ी अच्छा फील करती हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर
एक आर्टिस्ट को अलग अलग जगह भागना नहीं है, या फिर सर्च नहीं करना कि अगर मुझे तबला सीखना है तो कौन से गुरु के पास जाऊं, या मुझे टाइम कब मिल पाएगा। तो सब कुछ वही एक प्लेटफॉर्म में सजा के आपको दिया हुआ है। इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन एंड आई एम सो प्राउड दैट मैं कथक केंद्र से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और कथक केंद्र में इतने साल लगकर मैंने ये शिक्षा प्राप्त करी। तो अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, आपने बहुत सारे इवेंट्स में परफॉर्म किया है, नेशनल, इंटरनेशनल, तो आप इवेंट की थीम कैसे डिसाइड करती हैं कि ये थीम रहता है हमारे ऑडियंस के लिए, आप बताना चाहेंगे? तो क्या होता है कि कई बार हमको थीम्स दिए जाते हैं, जैसे राम उत्सव है तो श्री राम जी के ऊपर आपको कोरियोग्राफी करनी है। एक बार मैंने मुद्रा फेस्टिवल होता है एनसीपीए का, उनका उस साल थीम था कलर्स, तो उन्होंने हमें कलर दिया था। तो कई बार थीम्स हमें दिए जाते हैं और उस पर हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारे पास वो रेडी आइटम्स नहीं होते। और कभी कभार होता है कि हम खुद से थीम सोच लेते हैं कि हम इस जगह पे जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर ऐसा थीम रखेंगे, या ये कौन सा महीना चल रहा है। जैसे अगर हम लोग नवरात्रि के टाइम पे ट्रैवल करते हैं शोज़, तो हमारी कोशिश रहती है हम दुर्गा आइटम तो ज़रूर रखें क्योंकि रिलेट कर पाते हैं। अगर दिवाली के आसपास शो है तो श्री राम जी का कोई भजन हो गया या उनका कोई एपिसोड हो गया, ऐसे रखते हैं। अगर ये बारिशों के सीज़न में शोज़ होते हैं तो मल्हार राग से रिलेटेड कोई ना कोई राग की एक बंदिश हम ज़रूर रखते हैं। इस तरीके से डिसाइड करते हैं। या फिर जैसे किसी एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ की बहुत ही फेमस पोइट्री है जो कि वहाँ के लोग कनेक्ट कर पाएँ, तो वहाँ की पोइट्री ले ली। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, ताकि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो एक हिट शो हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम परफॉर्म तो ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। मानती हूँ कि लोग कहते हैं कि जी हम अपने लिए परफॉर्म कर रहे हैं, पर मैं अपने लिए मैं ऑडियंस के लिए परफॉर्म करती हूँ, अपने लिए मैं अपने घर में परफॉर्म करती हूँ। फिर मुझे मंच पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मन की जो खुशी है वो मुझे तभी मिलती है जब ऑडियंस मुझे देखती है, वो मेरे लिए क्लैप करती है, तभी मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर हूँ और परफॉर्मर मैं ऑडियंस के लिए हूँ। तो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कभी कभार गर्मियों का सीज़न है, बहुत गर्मी है और हमें कहीं पे जाके परफॉर्म करना है, तो मैंने अपनी गुरु माँ से कॉम्पोजिशन सीखी थी जो कि रविंद्रनाथ जी ने बनाई थी। उनकी लिखी हुई है दारुण अग्नि बाणे, मतलब इतनी गर्मी है कि उसके अग्नि के बाण निकल रहे हैं। तो उस आइटम को अपने कोरियोग्राफी में रखना, पूरा बांग्ला टेक्स्ट है लेकिन मतलब वो रिलेट कर पाते हैं लोग। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसा करेंगे, वहाँ पर वैसा करेंगे। और कई बार खुद से अपनी ही कोरियोग्राफी बनाकर अपने जैसे थीम्स मैंने बनाए, कलर्स ऑफ फायर, निशा कांति, द ग्लोरी ऑफ नाइट, श्री, इस तरीके के थीम्स हम लोग पहले से बना के रखते हैं। फिर हम उसको पिच इन करते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स के लिए कि कहीं से भी पिक हो जाएगा तो हम ये वाली कोरियोग्राफी लेकर जाएंगे। तो ऐसे रहता है। जी, अभी आपने बात की ऑडियंस की, आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म करती हैं। परफॉर्म करते हुए ड्रेसिंग सेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और आपका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है नॉर्मल ट्रेडिशनल डांस की फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि मैं तो वैसे भी फैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती थी और मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं। मैंने बचपन में पेंटिंग भी सीखा था, तो मुझे कलर कॉम्बिनेशंस और मिक्स एंड मैच मुझे आता है, अच्छे से समझ में आता है। मतलब वो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, वो तो आप ही लोग बताएंगे। तो अब जैसे आपने कहा था कि थीम बेस्ड जो कोरियोग्राफीज़ होते हैं, तो कई बार थीम बेस्ड जो कोरियोग्राफीज़ होते हैं उस पर भी हमें सोचना पड़ता है कि इस थीम के साथ क्या कलर होगा और किस तरीके का कॉस्ट्यूम होगा। अगर मुग़ल इंस्पायर्ड कोई हमारा थीम है तो हम अंगरखे पहनेंगे, जो कि एक अनारकली भी लोग बोलते हैं उसको, छोटा फ्रॉक, शॉर्ट फ्रॉक जो होता है, या फिर पेशवाई अंगरखा पहनेंगे, लंबा होता है, इस तरीके के कॉस्ट्यूम पहनेंगे। और अगर हमारा जो पूरा परफॉर्मेंस है जिसमें हम ज़्यादा गॉड्स एंड गॉडेसेस या राधा कृष्ण की छेड़छाड़ के बारे में बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि हम लहंगे पहने। और मेरा मतलब जो कलर कॉम्बिनेशंस को लेके जो मेरा आइडिया है वो ये रहता है कि जितना लाइट कलर होता है उतना वो लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है और उतना खिल के आता है। जितना डार्क कलर होगा उतना वो पेल हो जाएगा स्टेज पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेज पे लाइट्स होती हैं एम्बर, एम्बर इज़ ऑरेंज। अब आप सोचिए, मतलब अगर मैं मरून पहन के जाऊंगी और उस पर एम्बर लाइट गिरेगी तो ब्राउन हो जाएगा एंड ब्राउन विल नॉट लुक नाइस। तो कोशिश रहती है जितना लाइट कलर हो, जैसे वाइट हमेशा एब्जॉर्ब करता है
और सबसे खूबसूरत लगता है वाइट स्टेज पर। तो वाइट पहना, उस पर पिंक लाइट गिरेगी तो पिंक हो जाएगा, ब्लू लाइट गिरेगी तो वो अपने आप में आपको इतने सारे कलर्स दे देता है। या फिर इसी तरीके से कोशिश रहती है कि अगर कोई थीम नहीं है तो जितने लाइट कलर के कॉस्ट्यूम्स आप पहनेंगे उतना वो आपके मतलब आपके ऑरा को इन्हांस कर पाता है। और डार्क शेड्स का तो फिर अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं डार्क कलर नहीं पहनती, कम पहनती हूँ क्योंकि कितने सारे लाइट शेड्स रखूँगी तो थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए। बाकी मुझे बड़ा मज़ा आता है मिक्स एंड मैच करने में, अलग अलग तरीके से कॉस्ट्यूम्स को प्रेजेंट करने में, क्योंकि बीइंग अ कथक डांसर में हमेशा मुझे एक प्रॉब्लम ये रही है कि जब हम अंगरखा पहनते हैं, छोटा अनारकली जो है, जब हम चक्कर लगाते हैं तो बहुत ऊंचा उठता है, तो नीचे की तरफ जो हमारे पैर हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं ऑडियंस को। तो उससे बचने के लिए मैंने शरारा पहनना शुरू किया, विच गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक टू अ डांसर। तो जब मैंने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, बट धीरे धीरे करके वो इवॉल्व होने लगा और काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो उसको पहन के परफॉर्म करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मैं एक सोलो प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, सोलो परफॉर्मेंस। अब सोलो परफॉर्मेंस में हम शिव की आराधना भी करते हैं, हम कभी कभार उसमें तराना भी करते हैं, तो थोड़ा डर लगता था कि मैं शरारा पहन रही हूँ अंगरखे के साथ में तो कोई सवाल ना उठा दे। बट मैंने देखा कि पुराने बहुत सारे कथक डांसर्स जो हैं, बड़े ग्रेट गुरुज हैं फीमेल, वो अंगरखे पहन के बिंदी लगा के डांस करते थे। तो मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट तौर पे किया था, बट वो सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसको एक्सेप्ट भी किया। फिर इसके अलावा अलग अलग रंग के दुपट्टों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना, फिर एक सी थ्रू कॉस्ट्यूम के नीचे फिर शरारा पहनना, जिससे कि उसका जो इमेज है वो आपके पैंट्स, शरारा पैंट्स पे पड़े तो वो अलग ही कुछ दिखे, क्योंकि जो आती है ना शेडो, वो आपके कॉस्ट्यूम पे हर जगह पड़ती है लाइट्स की, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा इमेज क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत इमेजिन करती हूँ, फिर मैं ड्रॉ करती हूँ। मैं अपने टेलर्स को जब बताती हूँ कि मुझे कैसा कॉस्ट्यूम चाहिए तो मैं उसको खुद से ड्रॉ करती हूँ। मैं उसमें कलर स्कीम बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए, मुझे बाजू में इतना ऐसा चाहिए, फिर मुझे इसके बाद ये ऐसा, एक एक डिटेलिंग बताती हूँ। पहले तो मेरे पास बहुत टाइम होता था तो मैं खुद से जाती थी, कपड़ा लाती थी, उसका मैचिंग बॉर्डर भी लाती थी, एक एक चीज़ उनको बताती थी। अभी मैं ड्रॉ कर देती हूँ और उनको इमेज भेज देती हूँ, फिर वो मेरे साथ में जब बात करते हैं कि कलर स्कीम, तो मैं कलर पैलेट लेके बैठती हूँ कि हाँ ये वाला कलर इसके साथ जाएगा। इस तरीके से फिर मैं उनके साथ डिस्कस करके अपना कॉस्ट्यूम स्टिच कराती हूँ। तो अभी आपने बात की लाइट्स की, हम बात करते हैं स्टेज पे और भी कोई टेक्निकल पैरामीटर होते हैं जो हमारे ऑडियंस को ध्यान में रखने चाहिए, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनको? हाँ, आर्टिस्ट को तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट कहलाना इज़ अ बिग डील। सिर्फ आपको अपने आर्ट फॉर्म के बारे में पता है वो नहीं चलेगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि तबला प्लेयर जो हैं वो बिना माइक के स्टेज पे तो नहीं बजा सकते, उनको सारी माइक की नॉलेज होगी, उनको पता होगा कि मुझे कौन सा माइक चाहिए, कौन से नंबर का माइक चाहिए, इसमें मुझे जब साउंड बैलेंसिंग करना है तो मुझे कितना गेन चाहिए, कितना रिवर्ब चाहिए, कितना इफेक्ट चाहिए, ये सारी टेक्निकल टर्म्स पता है। पर आप कथक डांसर्स मोस्टली, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली कथक डांसर्स को स्टेज पे जाने के वक्त या उससे पहले लाइट्स के बारे में नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि हमें किस तरीके की लाइट्स इस्तेमाल करनी, या अपने लाइट डिज़ाइनर को क्या कन्वे करना है, कैसी लाइट्स होनी चाहिए, कौन से माइक होते हैं, कौन से माइक्स के साथ में हम डील करते हैं। ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो इसको थोड़ा और डिटेल में भी जा सकते हैं, लाइट कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, माइक क्या होना चाहिए, हाँ, ऑडियंस के तो लिए और इसके अच्छा लिए पढ़ाई करनी हाँ। हर चीज़ की पढ़ाई होती है, ये ऐसे आराम से नहीं आ जाता है। हर चीज़ में क्या मतलब ये आइसिंग ऑन द केक नहीं है कि आराम से आपको ऐसे प्लेटर में रख के दे दिया। इसके लिए पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी जगह पे कथक डांसर्स के लिए या डांसर्स के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इनफैक्ट संगीत नाटक अकेडमी ने कितनी बार वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ पर लाइटिंग फॉर द डांस ये टॉपिक होता है, क्योंकि लाइटिंग अलग अलग तरीके की होती है। थिएटर के लिए अलग होती है, एक नॉर्मल स्टेज पे अगर एक टॉक शो है उसके लिए अलग होती है। तो वो उस तरीके की वर्कशॉप्स को मैं चाहती हूँ कि जो यंगर जनरेशन है वो जाए, सुने और समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद के ही परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं। जैसे हम लोग कई बार फुटवर्क करते हैं तो कोशिश होती है उसमें कट लाइट्स हो जाए, कि सिर्फ पैरों पे लाइट हो और पूरी बॉडी डार्क में हो। अब ये सब चीज़ें क्रिएट कौन करता है? लाइट डिज़ाइनर। पर ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइट डिज़ाइनर उस चीज़ को समझ पा रहा है।
कहीं ना कहीं मुझे तो बताना पड़ेगा ना। जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो कुक को भी बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा मत डालना, या इसमें चीनी ज़्यादा मत करना, या इसमें ऐसी चीज़ डाल देना। इंस्ट्रक्शंस तो देने ही पड़ेंगे। तो लाइट डिज़ाइनर को भी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कभी कभी। तो ये कट लाइट्स होने चाहिए। अगर मैं कोई वन का सीन कर रही हूँ, सपोज मुझे वाटिका दिखानी है, अशोक वाटिका दिखानी है जहाँ पे सीता जी बैठी हैं, तो मुझे गोबोज की ज़रूरत होगी। वो एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइट्स में लगाई जाती है, जिससे वो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स बनते हैं स्टेज पर, इमेजेस क्रिएट होते हैं जिसमें ऐसे रेज गिरेंगे आपको लगेगा कि मैं वन में बैठी हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तभी आएंगी जब उसके बारे में स्टडी होगा। साइड लाइट्स होते हैं, फॉलो लाइट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पढ़ने के बाद ही, समझने के बाद ही आएंगे। आपने बड़ा बखूबी बताया लाइट्स के बारे में। अगर हम बात करें स्टेज पे आप जब जाती हैं तो आपको अभी भी गूज बम्स होते हैं, पहली बार एंजाइटी होता है वन थिंग, और स्टेज पे जाने से पहले जाते या फिर क्या नोटिस करती हैं फर्स्ट? सबसे पहले मैं अपने अगर बात करूं तो मैं स्टेज का ऑरा चेक करती हूँ हमेशा जाने से पहले, कितना पॉजिटिव है। क्योंकि ये कहते हैं कि मंच किसी का सगा नहीं होता। तो मंच पे जाने से पहले हम मंच की पूजा करते हैं, मंच से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ संभाल लेना आज, क्योंकि हर परफॉर्मेंस एक नया परफॉर्मेंस है, नई ऑडियंस है, और हर बार हम मंच पे जाके एक एग्ज़ाम देते हैं जिसका रिज़ल्ट ऑडियंस आपको वहीं के वहीं दे देती है। तो गूज़बम्स तो बनते ही हैं, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो पहले जाते हैं, मंच देखते हैं, हमारा एंट्री एग्जिट्स देखते हैं हम लोग कि हम कहाँ से एंटर करेंगे, क्योंकि हर स्टेज का एक अलग डिज़ाइनिंग होता है। कहीं कहीं पे विंग्स होते हैं स्टेज पे, कहीं पे विंग्स नहीं है, कहीं पे इस तरफ से इस तरफ आने का रास्ता है, कहीं पे है ही नहीं। कई बार ग्रुप कोरियोग्राफीज होती है जहाँ पे दोनों तरफ से डांसर्स एंटर करते हैं। किसी किसी स्टेज पे नहीं है, पर मेरी कोरियोग्राफी ऐसी है, अब मैं क्या करूँ? तो वो लास्ट मिनट चेंजेस करना, फिर ये देखना कि स्टेज पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है नुकीली जो हमें हर्ट कर सकती है, पूरे स्टेज का मुआयना करना। उसके बाद जब साउंड चेक होता है, जब हमारे म्यूजिशियंस, अगर हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे म्यूजिशियंस जब बैठ जाते हैं, उनका साउंड चेक जब उनका हो जाता है, फिर हम हमारे माइक चेक करते हैं, जैसे फुट माइक चेक हो गया, या जो हमारा माइक होता है जिसमें हम बोल पढ़न करते हैं उसको चेक करना। फिर ये चेक करना कि मॉनिटर्स में मुझे इनका साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बाकी मॉनिटर्स में मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये पूरा स्टेज प्रिपरेशन होता है, परफॉर्मेंस से पहले ये सारा काम करना होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगते हैं हर एक चीज़ को प्रॉपरली देखने में। फिर ये भी देखना है कि अगर हमारे कॉस्ट्यूम चेंज है तो क्या ग्रीन रूम दूर है, अगर दूर है तो क्या पॉसिबिलिटी है विंग्स में चेंज करने की, नहीं है तो क्या विंग्स के पास कोई छोटा ग्रीन रूम है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी होती हैं। फिर हमारे एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में अनाउंसमेंट कौन करने वाला है, अगर कोई करने वाला है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें खुद से करना है तो एक कॉर्डलेस माइक पीछे हमको चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए हम हमारे परफॉर्मेंस से पहले एक टेक राइडर भेजते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स को, जिसमें हमारी लाइट रिक्वायरमेंट्स और हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें माइक्स, स्टेज पे कितने लोग बैठेंगे, म्यूजिशियन पिट में जो होता है वहाँ पे कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग स्टेज पर होंगे, कितने फुट माइक चाहिए, ये सारी लिस्ट बना के हमें पहले से देनी होती है। तो अभी हमने बात की स्टेज पे, आपने बोला कि चेंजिंग रूम कहाँ है, या बैक ऑफ द स्टेज की बात की। आपकी एक दिल्ली ख्वाहिश है कि आपको बुक लिखनी है बिहाइंड द सीन पे, तो उस बुक में 2-3 चीज़ें जरूर डालना चाहेंगी आप, वो हमें बताना चाहेंगी? 2-3 तो क्या, मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये एक सीक्रेट बुक होती है हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में, ये सारे इंसिडेंसेस। क्योंकि जो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, स्टेज के पीछे जो हो रहा है, वो कभी ऑडियंस को पता नहीं चल पाता, और वो एक अपने आप में एक शो होता है। पता है, जब हम स्टेज के पीछे होते हैं वहाँ पे एक अलग टाइप का माहौल है, बहुत एंग्जाइटी है, डर है, भागा दौड़ी है, और वही जब स्टेज पे आते एकदम काम, कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। बट पीछे जो होता है, जैसे एक बार की बात है मेरा लंदन में परफॉर्मेंस था नेहरू सेंटर में, तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे, और यूजुअली क्या होता है जब स्टूडेंट्स साथ में होते हैं तो अपने गुरु को बहुत ज़्यादा सामान उठाने नहीं देते। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने कहा कि दीदी आप चलिए, हम आपका सामान उठाते हैं। होटल से सामान लेकर गाड़ी में बैठे, हम वेन्यू पे पहुंच गए। अब मैं कॉस्ट्यूम्स अपने टांगने के लिए, मैंने कहा लाइए मेरे कॉस्ट्यूम्स दीजिए। तो सब बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और पता चला मेरे कॉस्ट्यूम्स तो होटल में ही रह गए, और हम तो वेन्यू पे पहुँच गए। अब इतनी भागा दौड़ी मच रही है कि पहला आइटम ही मुझे ओपन करना है, मेरा ही कॉस्ट्यूम नहीं है और बाकी सब कॉस्ट्यूम पहने बैठे हैं। तो वो जो भागा दौड़ी हो रही है, जल्दी से कॉस्ट्यूम आया, मैंने पहना, फटाफट से एंट्री ली, और एंट्री ली तो एकदम ऐसे काम
कूल, किसी को मतलब भनक भी नहीं लगी कि इससे पहले इतनी भागा दौड़ी थी पीछे बैक स्टेज, या किसी के कॉस्ट्यूम में कोई भी एक चीज़ है जो वो रह गई या भूल गए, या फिर आलता गिर गया। ये बहुत कॉमन होता है कथक डांसर्स के साथ में कि जस्ट बिफोर एंटरिंग द स्टेज हम लोग एकदम लास्ट में आलता लगाते हैं और वो कॉस्ट्यूम पे गिर गया, अब क्या करें। तो ये इट्स टू मच। तो उसमें आप क्या करती हैं वैसे? मैं तो पूरे आलते की बॉटल लेके जाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी। तो मैंने एक नया ट्रिक निकाला है जो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से और भी कथक डांसर्स को देना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि जो आलते की बॉटल है उसमें से बहुत सारा आलता एक कॉटन में लेकर उसको जिप लॉक में अपने साथ लेके जाती हूँ। तो सिर्फ वो कॉटन ही मेरे साथ ट्रैवल करती, ना कि बॉटल। और जब जब मुझे लगाना उसको थोड़ा सा पानी के नीचे रखा, उसको लगाया, फिर वापस उस जिप लॉक में रख दिया। तो गिरेगा ही नहीं, जब गिरेगा नहीं तो ऐसे इंसिडेंस ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब पहले कभी ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं तो कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको अगर लहंगा है तो उसका ना एंगल चेंज करेंगे कि दुपट्टे में छुपा लें, या वहाँ पे कुछ 2-3-4 सेफ्टी पिन लगा के वो वाले एरिया को छुपा दें। इस तरीके से किया था जब पहले की बात है। अदरवाइज अगर कॉस्ट्यूम चेंजेस हैं तो फिर दूसरा कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया कि अब ये कॉस्ट्यूम पहनेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें आलता गिर गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैक स्टेज होती हैं। इसके अलावा बहुत बार स्टेज पे जाने से पहले चोटें लग जाती हैं बच्चों को, डांसर्स को भी। तो अब उस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे प्रोग्राम को संभालना है, क्योंकि प्रोग्राम तो शो मस्ट गो ऑन। तो हम आर्टिस्ट ही एक ऐसे मतलब एक ऐसा प्रोफेशन है हम लोगों का कि हम जिस दिन का प्रोग्राम है उस दिन हम छुट्टी नहीं ले सकते ये कह के कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या आज मुझे कहीं जाना है या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया। प्रोग्राम के लिए हाँ बोला है, प्रोग्राम लिया है तो प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी के घर में कुछ क्राइसिस है या कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रोग्राम ऐसे करे जैसे इतने खुश हैं और लोग सोचते हैं वाह ये तो कितना खुश है, इसकी लाइफ में सब कितनी खुशियाँ हैं, लेकिन नहीं पता कि अंदर से उसकी लाइफ में पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। तो बहुत सारे सीन्स होते हैं कि स्टेज पे जाने से पहले किसी के फैमिली में कुछ हुआ तो वो रो रहे हैं, बट स्टेज पे जा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, एपिसोड्स हैं जो मैं अपनी किताब में जब मैं लिखूंगी तब पढ़िएगा। ठीक है, तब हम आपका पॉडकास्ट किताब का भी करेंगे। जी ज़रूर। अगर हम बात करते हैं, आपको भी या आपके पिताजी को लोगों ने बहुत बोला कि डांस में पैसा नहीं है, बच्चे को मत सिखाइए, आपने सबको गलत प्रूफ कर ही दिया है। अगर हम बात करें हमारी ऑडियंस के लिए कि किस किस स्ट्रीम में पैसा हम डांस में कमा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि क्लासिकल डांस सिर्फ हॉबी नहीं है, ये फुल टाइम प्रोफेशन, करियर है और इसके ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है और शायद बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग ले लें, मैं इसलिए इस पे ज़ोर दे रही हूँ कि बहुत सारे जो यंग डांसर्स हैं उनको लगता है कि 4-5 साल सीख लिया, मैं तो इसमें आगे कुछ बिजनेस करते हैं। तो पहले अच्छे से अपनी ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि क्लासिकल डांस फॉर्म में जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना बढ़िया है। इट्स लाइक एन ओशन, अपार सागर है ये नॉलेज का। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर डाइव करते जाएंगे उतना वो और फैलता जाएगा। तो अच्छे से ज्ञान लेने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपना इंस्टीट्यूशन खोल लीजिए जहाँ पे आप यही आर्ट फॉर्म और बच्चों को सिखाएं, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है आज की डेट में भी। दूसरा ये है कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिसे हम ICCR कहते हैं, वहाँ से इम्पैनल होना पड़ता है। एक तो टूर्स के लिए इम्पैनलमेंट होता है कि आपको वो बाहर अब्रॉड टूर्स पे भेजें। इसके अलावा एक टीचिंग असाइनमेंट भी वो लोग भेजते हैं डेप्यूटेशन पे, जो कि शॉर्ट टर्म टीचिंग असाइनमेंट होता है। उसके लिए इंटरव्यूज़ होते हैं और उस इंटरव्यू को जब आप पार कर जाते हैं तो 2 या 3 साल के लिए आपको किसी कंट्री भेजा जाता है जहाँ पे इनका कल्चरल सेंटर होता है। वहाँ पे आपको डांस सिखाना है और आपकी जो सैलरी आती है वो डॉलर्स में होती है, वो टैक्स फ्री होती है। तो इसके ज़रिए भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली के बाहर, क्योंकि दिल्ली में अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे डांस सिखाया जाए, पर दिल्ली के बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, आप वहाँ पे अपनी जॉब ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर PhD और नेट क्लियर करने के बाद में। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं डांस सिखाने के। फिर कथक केंद्र है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी, जहाँ पे कथक गुरुज़ को
बहुत अच्छे तरीके से अपॉइंट किया जाता है। भारतीय कला केंद्र है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गांधर्व महाविद्यालय है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस में कथक डांसर्स को बहुत अच्छी तरीके से जॉब ऑफ़र की जाती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, और जब कुछ ना मिले तो फिर स्कूल में जॉब कर लीजिए। अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, बहुत एक लंबी जर्नी रही है। एक जर्नी में क्या होता है कि उतार चढ़ाव, अप डाउन तो लगा रहता है। आपकी लाइफ में कभी डाउन मोमेंट आया हो, आपने कैसे उसको मैनेज किया, या ऑडियंस को, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, कैसे मैनेज करें? देखिए, अप डाउन तो होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सीधी रेखा होती है ना, वो डेड होती है। इसलिए अप डाउन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और जब अप्स होंगे तभी आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। जब डाउन होंगे तो आप उसके लिए काम करेंगे कि दोबारा से आप ऊपर की तरफ बढ़ें। तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी जो मेरी जर्नी रही है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। बीइंग अ फीमेल अलग टाइप के स्ट्रगल्स रहे हैं, बीइंग अ डांसर अलग टाइप के स्ट्रगल्स रहे हैं। जैसे एक फ़ीमेल को एक पॉइंट के बाद शादी भी करनी होती है, आपको फैमिली भी देखनी है, आपको बच्चे भी देखने हैं, आपको मदर भी बनना है, फिर आपको मदरहुड भी फॉलो करना है। तो वो वाले चैलेंजेस जो थे वो मेरे साथ ऐसे थे कि मुझे हमेशा डर लगता था कि क्या मैं वापस अपने इस फॉर्म में आ पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ब्रेक लग गया है और वो एक मैंडेटरी ब्रेक होता है। वो वाले चैलेंजेस मैंने देखे। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ कि 2-2 महीने घर में बैठे हैं, प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि एक फ्रीलांसर के पास में प्रोग्राम्स आज है कल नहीं, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हर दिन आपको वही शुरू से शुरू करना पड़ता है, वही पीआर करो, उससे बात करो, उससे बात करो। अभी तो सोशल मीडिया है, और अभी मैं देखती हूँ जितने यंग डांसर्स हैं, दे हैव सो मैनी फॉलोअर्स बिकॉज दे आर वेरी टेक सैवी ऑल्सो। हमारे टाइम में तो ये सब नहीं था। हमने तो एक्चुअली में वर्ड स्प्रेड से नाम किया है। हमारे पास नहीं था कि मुझे चेन्नई में बैठे हुए आर्टिस्ट भी मुझे जानते हैं या फिर लोग जानते हैं। जब तक मैं चेन्नई नहीं गई, परफॉर्म नहीं किया, तब तक लोगों ने मुझे नहीं जाना। तो हमारा स्ट्रगल दूसरा था। पर एक बार प्रोग्राम हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, उसके बाद अब 2 महीने बैठे हैं, प्रोग्राम ही नहीं है, क्या होगा? पर अपने आप को हताश होने की बजाय घुंघरू बांध के रियाज़ किया कि आज नहीं है कल तो होगा, उसके लिए मेरी क्या तैयारी है। तो इसीलिए अपने आप को हर बार उस डाउन्स में मैंने सिर्फ तैयारी किया है कि अगर आज नहीं है तो कल तो होगा ना, उस कल में मैं क्या करूँगी, उसके लिए तैयार करते हैं अपने आप को। तो उसी समय अपने आप को मोटिवेट करके रियाज़ करना। और दूसरों के वीडियोज़, जैसे आजकल अब तो आ गए वीडियोज़, उस समय पे वीसीआर होता था, तो हम कई बार लाइब्रेरी जाते थे, संगीत नाटक अकेडमी की बड़े बड़े गुरुओं के वीडियो देखते थे, और उसके बाद घर में आके घुंघरू बांध के जो रियाज़ करते थे कि हम तो दूर दूर तक इस तरीके के आर्टिस्ट नहीं हैं, हम कैसे बन सकते हैं। तो वो धगश बहुत थी, हमेशा से ये कुछ बनने की चाह। तो जब इंसान के अंदर कुछ बनने की चाह हमेशा रहती है तो वो हताश नहीं होता, वो अपने डाउन्स में भी सोचता है कि चलो इसको कैसे सुधारें। और वही मैंने हमेशा किया कि अगर डाउन आ गया तो कोई बात नहीं, अब इसको कैसे ठीक करूं कि फिर से मैं अप जाऊं। तो उसको भी ग्रैस्प करने की कोशिश की, क्योंकि जब तक हम दुखी नहीं होंगे हमको खुशी का एहसास नहीं होगा कि खुशी कैसी होती है। तो इसलिए दुखी होना ज़रूरी है उसके लिए। और शायद इसलिए स्ट्रगल लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे उनके घर में माहौल है नृत्य का, चाहे नहीं है, लेकिन जब तक स्ट्रगल नहीं होगा तब तक उसको ये कभी समझ नहीं आएगा कि उसने इसको पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करी थी। इसलिए उसको यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि चोटी पे पहुँचना बहुत आसान है, उस चोटी पे रहना बहुत मुश्किल है। तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो इंसान काम करता है ना, वही स्ट्रगल होता है। अगर हम बात करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो आप में एक बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट इवेंट रहा है आपकी लाइफ में, और आपकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी उस इवेंट से पहले। उसकी अगर हम बात करना चाहें तो? हाँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे बताया कि वो मैंने कैसे बनाया। पर उससे पहले की जो जर्नी रही है वो कितनी पेनफुल रही है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये एक फीवर हुआ था जिससे मेरे सारे लिगामेंट्स जो थे वो वीक हो गए थे, बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। एंड आई एम एलर्जिक टू मेडिसिन्स। तो मेरे ऊपर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, तो मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। मुझे अक्टूबर में ये बुखार हुआ था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, मुझे करना है। अब मेरी हालत थी, मैं पैर घसीट घसीट के चलती थी, पेन किलर्स खा खा के प्रोग्राम कर रही थी। उस साल मुझे खजुराहो फेस्टिवल भी ऑफ़र हुआ था, वो भी मैंने पेन किलर्स खा के किया।
उसी साल मुझे काला घोड़ा फेस्टिवल भी ऑफर हुआ, वो भी मैंने पेन किलर्स खा खा के किया। उसके अलावा भी बीच बीच में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था कि मुझे ये वाला वो हुआ है फीवर, तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दिया, क्योंकि कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी। दैट वाज द ओनली ऑप्शन फॉर मी। तो स्टेरॉइड्स के बाद उसको टेपर करना होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ अक्टूबर की बात है। तो उसको टेपर करने के बाद में मेरी बॉडी फिर से वीक होने लगी। अब मुझे दोबारा स्टेरॉइड्स नहीं लेने थे, और मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि एक तो वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, बॉडी में जान ही नहीं थी। कुछ भी खा रही हूँ कुछ लग नहीं रहा है, पैर इतने दुख रहे हैं कि घुंघरू बांधने से पैरों में दर्द हो रहा है, एंकल्स दुख रहे हैं। और तभी जब ऑफ़र आया तो मैंने कहा ये मैं कैसे कर पाऊँगी। मैंने पूरी तरह से अपने जी जान से कोशिश कर ली कि उनको किसी तरह मना कर दूँ। सारे बहाने लगा लिए, सब कुछ कर लिया कि नहीं मैं तो इस आर्ट फॉर्म को ऐसे नहीं देखती हूँ, मैं तो कोई कंपटीशन नहीं करूँगी वो। पर उन्होंने भी ठान ली थी कि हमको तो इसको ही लेकर आना है। फिर मैंने अपने गुरु माँ से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं जाओ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू शुड डू इट। लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ से लाऊं, शरीर में स्ट्रेंथ ही नहीं थी। बहुत भगवान से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ भगवान मेरा एक बहुत बड़ा लाइफ की अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ मेरे गुरु का नाम जुड़ा है इस चीज़ के साथ में, तुम कुछ शक्ति दो मुझे। धीरे धीरे घुंघरू बांध के रियाज करना शुरू किया 1 महीना पहले ही इससे, क्योंकि थैंकफुली उन्होंने उस दिन जिस दिन हमारा कंपटीशन ये था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस दिन उन्होंने कहा घुंघरू पहन के नहीं करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैं एक टेलीविज़न शो के लिए कर रही थी, दैट वाज पार्ट ऑफ अ टेलीविज़न शो, तो उससे पहले उन्हें एक होली का सीन भी शूट करना था, क्योंकि फरवरी में हमारा शूटिंग था, मार्च में टेलीकास्ट होना था। तो उस शूटिंग के लिए मुझे घुंघरू पहन के सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो शूट मुझे करना था। तो मेरी एनर्जी वैसी ड्रेन हो गई। अब वो शूट करने के बाद अब हमारा शूट होगा ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि जब एक टेलीविज़न शूट होता है तो उसके पीछे कितनी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। हमारी जो होस्ट थी वो एक टीवी पर्सनालिटी हैं, एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उनके शॉट्स थे, पहले उनके शॉट्स हुए, उसके बाद मेरे साथ जिन्होंने फेस ऑफ करना था पहले उनका फेस ऑफ हुआ। तो मेरी एनर्जी तो इतनी ड्रेन हो चुकी थी, सुबह से मैं थक गई थी, क्या करूं, और पैरों में दर्द शुरू हो गया था। बट मैंने ठाना था कि मैं अब पेन किलर नहीं खाऊंगी, बिकॉज दैट वाज इफेक्टिंग मी ऑलरेडी। तो बस फिर इंतज़ार कर रही थी उस दिन तो भगवान से, और मैंने अपनी गुरु माँ को मन में स्मरण किया, जबकि गुरु माँ बैठी थी ऑडियंस में, मम्मा भी थे मेरे। बस मैंने कहा कि आज आपकी शक्ति और आपकी आशीर्वाद की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे महाभारत का वो सीन कभी नहीं भूलता है जब कर्ण को उसके गुरु ने श्राप दिया था कि गुरु से धोखा करने वाले को यही श्राप मिलता है कि जिस दिन तुम्हें मेरी विद्या की ज़रूरत होगी उसी दिन तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो इस चीज़ से बहुत डर लगता है। तो मैंने उस दिन अपने गुरु का स्मरण किया और बोला कि गुरु माँ आज बस शक्ति दे दो, और बस उसके बाद मैं गई हूँ स्टेज पे। और तो इससे पहले का ये पूरा रहा है, जिसकी वजह से मैं आज भी याद करती हूँ तो अंदर से मुझे बहुत एक सेंसेशंस होती हैं, क्योंकि दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। बहुत मैंने अपने आप को किस किस तरीके से उठाया है, किस किस तरीके से मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि डांस मैं नहीं छोड़ सकती, वो तो मुझे करना ही है। पर मुझे याद है कि मैं अपने पैरों को कैसे घसीट घसीट के स्टेज पे जाती थी, और उससे पहले स्ट्रेचिंग करके धीरे धीरे कैसे भी डांस, पैर नहीं चला पा रही हूँ। आज भी मैं बहुत देर पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकती, बिकॉज मेरे लिगामेंट्स आज भी ठीक नहीं हुए। एज आई टोल्ड यू कि मुझे मेडिसिन मेरे ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तो कोई दवाई नहीं खा सकती थी। तो दैट टुक सो लॉन्ग। 2010 में मुझे हुआ था, आज 25 है, आज तक उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मैं झेल रही हूँ। अगर हम बात करेंगे आपकी परफॉर्मेंस की, रचनाओं की, आपने बहुत कवित लिखे हैं, गणेश कविता आपने लिखा है, उसके बारे में ज़रा आप बताना चाहेंगी हमें? हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन का टाइम था, हम सब घर में बंद थे, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। पर क्लासेस के बीच का जो टाइम होता था तब लगता था कि इस टाइम को भी कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि मुझे हर वक्त संगीत में रहना है। तब मैंने सोचा कि जो पहले के गुरुज थे उन्होंने जो कवित लिखे वो भी तो एक इंसान ही हैं और उन्होंने ही लिखे हैं, जो भी नॉलेज उनके पास है, तो मैं क्यों नहीं ट्राई कर सकती, तो मुझे भी करना चाहिए। ऐसी मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सबसे पहला कवित लिखा था गणेश जी पे, क्योंकि विघ्न हरता है और हम लोग बहुत विघ्न वाले समय से गुजर रहे थे।
तो ये कवित मैंने लिखा था। शंकर सुत लंबोदर मोदक प्रिय वक्र तुंड धिट 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 धत्रक धिकिट तक धिकिट गिगिनना मूषक वाहन कृदित धित धा धित धा चार भुजा एक दंत विघ्न हरण गे कत धा तगिन नगिन धा गे कत धा तगिन नगिन धा गे कत धा तगिन नगिन धा। Very nice. अगर हम बात करें कि आपसे किसी को सीखना हो तो कैसे आपसे सीख सकता है, एक बात। सेकंड, आप कोई साल में अपना एक बड़ा इवेंट भी करती हैं, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। जी, तो मेरे से डांस सीखने के लिए मेरी डांस एकेडमी है दिल्ली बेस्ड, कथक रेजोनेंस के नाम से। तो मुझे आप गूगल पे सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिनिमम 5 इयर्स एज होनी चाहिए बच्चों की, और थोड़ा कथक की तरफ रुझान होना चाहिए तभी डांस सिखाती हूँ। और जहाँ तक रही इवेंट की बात, तो मैं पर्सनली ये बिलीव नहीं करती हूँ कि खुद ही इवेंट ऑर्गेनाइज करो और खुद ही डांस करो, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये। लेकिन हाँ, मैं साल में एक प्रोग्राम करती हूँ जिसमें मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, एनुअल फंक्शन। और शायद इस साल मैं अपने इस परफॉर्मेंस में, इस प्रोग्राम में मैं भी परफॉर्म करूँगी। इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं दिल्ली में जहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं मेरे अपकमिंग इवेंट्स के लिए, अपकमिंग शोज़ के लिए। अगर हम बात करें कि आप जब 60-70 साल की उम्र में आएंगी तो आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहती हैं? मैं एक बहुत ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं यही चाहूँगी कि कथक जितना ट्रेडिशनल है उतना ही ट्रेडिशनल रहे। जबकि मुझे मुश्किल लगता है, पर मेरी लेगेसी तो यही रहेगी। मेरे शागिर्द, आई विल मेक श्योर कि मेरे शागिर्द और उनके शागिर्द भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसा कथक था, नॉट एग्जैक्टली कैसा था, पर जो समय के साथ थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस आया, जो कि डाइजेस्टेबल है, वो चेंज इनफ है। आधार वही रहना चाहिए, बिल्डिंग कितनी ही बड़ी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना कथक फिर कथक कैसे रहेगा जी। अगर हम उसमें बहुत कुछ चीज़ें मिक्स कर देंगे तो फिर उसका फ्लेवर कहाँ पे चला जाएगा। तो मेरी लेगेसी तो यही रहेगी कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जैसा कथक होता है वही नगमा बजेगा, वही कथक डांसर्स डांस करेंगे, क्योंकि वही उसका सार है, वही उसका रूट है और वही उसका फ्लेवर है। अगर आप बोलें कि मुझे बिरयानी खानी है आज से 10 या 15 साल बाद या 60 साल बाद, व्हाटएवर, और उसके अंदर जो टेस्ट है वो आप चाइनीज़ फूड का डाल देंगे तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उसका फ्लेवर ही बिरयानी का जो वो वही है, उसका एसेंस ही वो है। एग्जैक्टली डांस में, आई एम सॉरी कि मैं खाने की चीज़ को डांस के साथ कंपेयर कर रही हूँ, आई शुडंट बी डूइंग दिस, लेकिन एक आम भाषा में समझाने के लिए कि जो कथक का फ्लेवर है उसको कथक के फ्लेवर को रहने दे, यही मैं चाहती हूँ। और यही मेरा सपना है कि जिस फॉर्म में कथक है, इतना खूबसूरत है, वो वैसा ही रहे, उसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, प्रवाहित होता रहे। तो हम बात करें, आपका एक्सपीरियंस आज पॉडकास्ट में हमारे साथ रहा, हमने बातचीत की, इसी एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आप किसी आर्टिस्ट का नाम नॉमिनेट करना चाहेंगी हमारे पॉडकास्ट के लिए? वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मुझे इनका डांस बहुत पसंद है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और लॉकडाउन में मैंने एक फेस्टिवल शुरू किया था, संकल्प, जिसमें वो मेरे फर्स्ट परफॉर्मर रहे और शायद उनकी जर्नी बहुत खूबसूरत हुई उसके बाद। तो यहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि आप उनको ज़रूर बुलाएं। उनका नाम है रुद्र शंकर मिश्रा, जो कि बनारस घराने के कथक एक्सपोनेंट हैं, यंग एक्सपोनेंट हैं। तो आप उनको बुलाइएगा ज़रूर। तो हमने जाना आज मैम की जर्नी का, कैसे स्ट्रगल रहता है और कैसे मैम ने परफॉर्म किया, चीज़ों से आगे बढ़ के आई। आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका बहुत बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बात करके ताल तत्वा में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।